दुबई। एक कंपनी जिसने 10 साल में 10,000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, लेकिन पिछले 2 से 3 साल से स्टॉक लगभग रुक सा गया है और रिटर्न्स ना के बराबर। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या कंपनी खत्म हो गई है या फिर एक हिडन अपॉर्च्युनिटी है? अगर आप भी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर फँसे हुए हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम इसी कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं और जानने वाले हैं क्या ये स्टॉक आगे भी अच्छे रिटर्न दे सकता है या नहीं। इस सवाल का सही जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिस ना कर दे। अगर आपने इस स्टॉक का नाम पहचान लिया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, देखते हैं कितने लोग इसका सही गैस कर पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिस कंपनी की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसका नाम है हिंदुस्तान फूड्स। कंपनी की शुरुआत 1988 में मुंबई में हुई थी और जो एफएमसीजी कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। इन ईजी लैंग्वेज, बड़ी एफएमसीजी कंपनीज अपने प्रोडक्ट खुद बनाने के बजाय हिंदुस्तान फूड्स को मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करती है और हिंदुस्तान फूड्स अपने क्लाइंट के ब्रांड, क्वालिटी स्टैंडर्ड और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करती है, जिससे एफएमसीजी कंपनीज अपने ब्रांड, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर ज़्यादा फोकस कर सके। कंपनी अपना बिजनेस डिफरेंट सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, जैसे फूड एंड बेवरेजेस, पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ एंड वेलनेस, फुटवेयर, एफएमसीजी, फार्मा एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा क्या खास है हिंदुस्तान फूड्स में कि इतनी बड़ी कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करने के बजाय इसे आउटसोर्स करती है? इसी बारे में बात करते हैं कंपनी के दूसरे पॉइंट में, जो कि इनके बिजनेस मॉडल में छुपा है। अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी 3 मॉडल से ऑपरेट करती है। फर्स्ट, डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इस मॉडल में कंपनी अपना एक प्लांट एक ही क्लाइंट के डेडिकेट करती है, and this model generate 85% of revenue for the company. सेकंड, शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग। इस मॉडल में कंपनी अपनी फैसिलिटीज को मल्टीपल कंपनीज के साथ शेयर करती है। एंड थर्ड, प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग। यह मॉडल कंपनी के लिए सबसे प्रॉफिटेबल है, जहां कंपनी अपने प्रोडक्ट फॉर्मूलाज को ओन करती है और रॉ मटेरियल भी अपनी चॉइस से सिलेक्ट कर सकती है, दैट इंश्योर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। हिंदुस्तान फूड्स के पास काफी बड़ा और डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स है, जो कंपनी की बिजनेस स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीजन है। हिंदुस्तान फूड्स अलग अलग एफएमसीजी कैटेगरीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे फूड एंड बेवरेजेस, पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ एंड वेलनेस, फुटवेयर एटसेट्रा। अगर कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाटा, जायडस, डीमार्ट, पेप्सी, मारिको, कोका कोला, आईटीसी जैसे बड़े खिलाड़ी आते हैं, जो हिंदुस्तान फूड्स के एक्सपर्टीज और क्रेडिबिलिटी को दिखाता है एट द फील्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी की कंपटीशन की बात करें तो लैगिस लिमिटेड एक ऐसा इकलौता कंपटीशन है करंटली हिंदुस्तान फूड्स का, पर एज कम्पेयर टू हिंदुस्तान फूड्स लैगिस लिमिटेड काफ़ी कमज़ोर प्लेयर है। अगर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इसमें एडीएफ फूड्स, एचडी फूड्स, डाबर लिमिटेड, ब्रिटानिया और बैटर फूड्स जैसी कंपनी आती है, जो कि सेम मैन्युफैक्चरिंग करती है बट एट द डिफरेंट लेवल एंड फॉर डिफरेंट सेक्टर्स एज कम्पेयर टू हिंदुस्तान फूड्स। हिंदुस्तान फूड्स का यूनिक बिजनेस मॉडल और स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप उसे डोमिनेट प्लेयर बनाता है इन द फील्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन एफएमसीजी सेक्टर। हिंदुस्तान फूड्स इज नॉट अ मोनोपोली कंपनी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में ये सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। इसका स्केल और डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल इसको एक यूनिक पोजीशन देता है और नए एंट्रेंट्स या एफएमसीजी ब्रांड्स के एक्सपेंशन ही इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपने प्रॉफिट को 51% और सेल्स को 41% से ग्रो करा है। दैट शो दैट कंपनी ग्रो एट अ वेरी फास्ट रेट। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 18% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% का है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो 1.69, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 11%, रिटर्न ऑन एसेट 5.66%, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 4.5, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.15, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.69 और करंट रेशियो 1.37 का है, जो ये दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियल वाइज स्टेबल है, पर फिर भी थोड़ा रिस्क है। अगर इस स्टॉक के वैल्यूएशन की बात करें तो इसका पीई 66, पीवी 9 और पी रेशियो 1.3 का है। दैट माइट शो दैट कंपनी माइट ओवर वैल्यू राइट नाउ, बट वी कैन वेट फॉर सम करेक्शन टू गेट रीजनेबल वैल्यूएशन। हिंदुस्तान फूड्स एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो मल्टीपल सेक्टर्स में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर रही है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फुटवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा। चलिए देखते हैं कंपनी फ्यूचर में किस सेगमेंट्स में अपनी ग्रोथ दिखा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी डिमांड बढ़ा रही है और ई कॉमर्स की ग्रोथ के साथ कंपनी को इस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिलने की उम्मीद है। फुटवेयर इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पर ग्रो कर रही है और हिंदुस्तान फूड्स को फैशन ट्रेंड्स और इको फ्रेंडली डिमांड के साथ इस सेगमेंट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है और कंपनी को जेनेरिक ड्रग्स और बायो फार्मास्यूटिकल्स में एक्सपांड करने की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। खास करके मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से कंपनी को काफी फायदा हुआ है।
टेक्सटाइल सेक्टर में कंपनी सस्टेनेबल और फैशन कॉन्शियसनेस इंक्रीज कर रही है और कंपनी को इको फ्रेंडली डिमांड और ऑर्गेनिक टेक्सटाइल की डिमांड के साथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिल सकती है। हिंदुस्तान फूड्स कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर सेगमेंट में काफी अच्छा ग्रो कर रही है और कंपनी को नेचुरल और सस्टेनेबल प्रोडक्ट की डिमांड से ग्लोबल लेवल पे काफी अच्छी ग्रोथ मिलने का चांस है। अगर कंपनी के लेटेस्ट अर्निंग कॉल की बात करें तो कंपनी अगले 3 से 4 सालों में अपने आइसक्रीम बिजनेस में करीब 600 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है। इसमें कंपनी 3 नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेगी। इसके अलावा कंपनी अपना बेवरेजेस और फुटवेयर में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने वाली है। इसके अलावा कंपनी ने अपना 85% ऑफ रेवेन्यू एज ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जनरेट करा है। हिंदुस्तान फूड्स अपने इंटरनेशनल एक्सपांशन पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है और इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करने का काफ़ी अच्छा प्लान बना रही है। इन सभी सेक्टर्स में हिंदुस्तान फूड्स को स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का पोटेंशियल है। जैसे जैसे कंपनी सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल ट्रेंड्स को अपनाकर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करेगी, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये था कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स, लेकिन कंपनी के रिस्क को जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स को जानना ज़रूरी है। कंपनी के पास काफ़ी अच्छे ग्रोथ ड्राइवर्स है, पर कंपनी के ऊपर कुछ रिस्क और चैलेंजेस भी है जिनको जानना उतना ही ज़रूरी है। डिजिटल मीडिया और ई-कॉमर्स की वजह से कंज्यूमर्स की पसंद तेज़ी से बदल रही है, जिसमें हिंदुस्तान फूड्स को अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने की ज़रूरत है, जिससे ब्रांड लॉयल्टी बने रहे। सेकंड, इकोनॉमिक स्लोडाउन के टाइम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी गिर जाती है, जिससे हिंदुस्तान फूड जैसी कंपनी को शॉर्ट टर्म लॉस हो सकता है। कंपनी को कमोडिटी प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से डील करना होगा, जिससे कंपनी अपने कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन को इम्पैक्ट होने से बचा सके, जिससे कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर को कोई इफेक्ट ना हो। चौथे रिस्क की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर में बढ़ता कंपटीशन और नए प्लेयर्स के आने से मार्केट शेयर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, जिससे कंपनी की ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकती है। अगर टेक्नोलॉजी का चैलेंजेस की बात करें तो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और ऑटोमेशन जैसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, जिससे कंपनी के ऑपरेशंस पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ये थे कंपनी की कुछ रिस्क और चैलेंजेस। अब बात करते हैं इंडस्ट्री ट्रेंड्स और फ्यूचर आउटलुक की। इससे हम जान सके कि कंपनी किस इंडस्ट्री में काम करती है, उस इंडस्ट्री का फ्यूचर किस प्रकार का है। अगर हिंदुस्तान फूड्स के मैनेजमेंट एनालिसिस की बात करें तो मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिन्हें अलग अलग सेक्टर्स की काफ़ी एक्सपर्टीज है। इन्हीं के कलेक्टिव एक्सपीरियंस और विजन ने कंपनी के एक्सपांशन और एफएमसीजी मार्केट के सक्सेस में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। लीडरशिप का फोकस इनोवेशन, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और पार्टनरशिप्स पर है, जो कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखता है। ओवरऑल हिंदुस्तान फूड्स की मैनेजमेंट टीम स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कैपेबिलिटीज दिखाती है, जो इंडस्ट्री में कंपनी का पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखने में मदद करता है। यह है इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम। अब बात करते हैं इस सेक्टर के फ्यूचर आउटलुक की। अगर एफएमसीजी सेक्टर के फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। फर्स्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉमर्स और डिजिटल टूल्स का अडॉप्टेशन एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा, जिससे कंपनी ज़्यादा कंज्यूमर तक आसानी से पहुंच सकेगी। सेकंड, रूरल मार्केट एक्सपेंशन। इंडिया के रूरल एरियाज में ब्रांडेड और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। इससे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए एक काफ़ी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। थर्ड, हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेंड्स। नेचुरल, ऑर्गेनिक और फंक्शनल प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इससे हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए नया प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का काफ़ी अच्छा स्कोप मिलेगा। फोर्थ, सस्टेनेबिलिटी फोकस। ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इको फ्रेंडली पैकेजिंग एंड एथिकल सोर्सिंग का ट्रेंड एफएमसीजी कंपनीज को सस्टेनेबल प्रैक्टिस अडॉप्ट करने पर मजबूर करेगा। एंड लास्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। एआई, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन का इस्तेमाल एफएमसीजी कंपनीज को ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन करने, प्रोडक्ट ऑफरिंग्स ऑप्टिमाइज करने और पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस डिलीवर करने में मदद करेगा। अगर हम केवल एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो ये सेक्टर एज पर डिफरेंट मार्केट रिपोर्ट्स ग्लोबली 6 to 7% सीएजीआर और इंडिया में 10 to 12% सीएजीआर की रेट से ग्रो करता है, जो ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रूरल एक्सपांशन, हेल्थ एंड वेलनेस, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे फैक्टर इस ग्रोथ को और भी एक्सेलरेट करने वाले हैं। अगर हम एफएमसीजी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर भी अगले 10 सालों में काफ़ी तेज़ ग्रोथ दिखाने वाला है, जिसमें कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड, ई कॉमर्स बूम, सस्टेनेबिलिटी फोकस, ऑटोमेशन एंड एआई एडॉप्शन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। नीश प्रोडक्ट्स, पर्सनलाइज्ड ऑफरिंग, क्लीन लेबल ट्रेंड्स एंड एआई सप्लाई चेन इस ग्रोथ को और भी एक्सेलरेट करेंगे, जिससे मैन्युफैक्चरर्स को एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हिंदुस्तान फूड्स को एफएमसीजी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर्स की ग्रोथ से
नेक्स्ट लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ये थे इस सेक्टर के फ्यूचर आउटलुक। लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस एनालिसिस। अगर इस एनालिसिस के कंक्लूजन की बात करें तो हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड काफी फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, लेकिन कंपनी के लिए अपना डेप्ट रिड्यूस करना जरूरी है। कम डेप्ट होने से कंपनी फ्यूचर में अपने कैपेक्स और एक्सपेंशन प्लान्स को और भी इफेक्टिवली मैनेज कर पाएगी, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के लिए बेनिफिशियल होगा। और ओवरऑल मैनेजमेंट एनालिसिस के कंक्लूजन की बात करें तो हिंदुस्तान फूड लिमिटेड की मैनेजमेंट टीम स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कैपेबिलिटीज दिखाती है, जो इन्हें इंडस्ट्री में मार्केट लीडर बनने और पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखने में हेल्प करेगा इन द लॉन्ग रन। अगर कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स और इसकी बात करें तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन कंपनी को अपने ऑपरेशनल इफिशियंसी, फाइनेंशियल इफिशियंसी और मार्केट ट्रेंड्स के साथ लगातार अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने आने वाले समय में भी अपनी लीडरशिप बनाए रखें। और ओवरऑल इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख सकती है आगे आने वाले 10 सालों में, जो हिंदुस्तान फूड्स को काफ़ी हेल्प करेगा इन द लॉन्ग रन। इफ वी समराइज द ओवरऑल एनालिसिस, हिंदुस्तान फूड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, खासकर उनके लिए जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 6 साल का है और जो कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन कंपनी के ऊपर कुछ रिस्क भी है, जैसे बढ़ता हुआ डेब्ट, मार्केट कॉम्पिटिशन, रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी। इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हाई रिस्क नहीं लेना चाहते या सेफ और स्टेबल रिटर्न्स प्रेफर करते हैं, उनके लिए ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म विजन और रिस्क टॉलरेंस वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। याद रखिएगा, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने खुद की रिसर्च जरूर करें। तो ये था इक्विटी मैवन की तरफ से हिंदुस्तान फूड्स का डिटेल और पावर पैक्ड एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कर देना। अगर आपके दोस्त या फैमिली मेम्बर में से किसी ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो उन्हें वीडियो जरूर शेयर करना। आपके मन में कोई और स्टॉक है जिसका एनालिसिस आप देखना चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना। हम नेक्स्ट डीप डाइव एनालिसिस उसी पे करेंगे। और अगर आप स्टॉक्स की जगह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लास्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट स्टे शार्प। थैंक्स फॉर वॉचिंग।